साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 76 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा और यह वीडियो अलजेब्रा का पार्ट 15 होने वाला है। और आज का हमारा टारगेट रहेगा समीकरण को समझाना। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। समीकरण क्या होता है आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वक्त जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, समीकरण तो हम समझेंगे ही, पहले आप यह बताइए कि ये सब क्या है। ये सब क्या है तो आप लोग बता देंगे कि ये सब बहुपद है। क्या है? बहुपद है। हम पूछेंगे यह बहुपद क्यों है, तो आपका जवाब होगा यह बहुपद इसलिए है क्योंकि इसमें जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या है। इसमें जो चर है x उसका घात पूर्ण संख्या है। इसमें जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या है। इसमें जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या है। इसमें जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि ये जो भी लिखा गया है सब अपने आप में बहुपद हैं। सब अपने आप में क्या है? बहुपद हैं। ठीक बात है। चलिए, यानी हमने इस सब को बहुपद लिख दिया। ठीक बात है। अच्छा, बहुपद की घात आपको पता है, मैंने बता रखा है। एक नंबर, इस बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद में उपस्थित चर का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इसका मैक्सिमम घात क्या है? 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा। हाँ या ना? यहाँ पे इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 है, इसीलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 4 है, इसीलिए इस बहुपद का घात 4 हो जाएगा। इस बहुपद में चर का अधिकतम घात 5 है, इसीलिए इस बहुपद का घात 5 हो जाएगा। इस बात को मैंने बता रखा है। बताया है कि नहीं बताया है? बताया है। चलिए, ठीक बात है। फिलहाल साथियों, आप इस घात को ढक दें। फिलहाल ढक दिया। अब आइए नए बात को समझिए। नया बात यह है, अचर तो आप समझते होंगे, अचर संख्यात्मक मान और चर ABCD XYZ समझते हैं ना? हाँ, तो ध्यान से सुनिए नया बात क्या है। जब कोई बहुपद किसी अचर संख्या, किसी अचर के बराबर हो जाए, जब कोई बहुपद किसी अचर के बराबर हो जाए तब यह समीकरण कहलाता है। अचर का मतलब आप जानते हैं, संख्यात्मक मान। मान के चलिए 3x + y 10 के बराबर है, ये 12 के बराबर है, ये 13 के बराबर है, ये 20 के बराबर है, ये 100 के बराबर है, मान लिया। यानी जब कोई बहुपद किसी अचर के बराबर हो जाए तब यह रूप समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। यानी जब कोई बहुपद अचर के बराबर हो जाए तब यह रूप क्या कहलाएगा? तब यही रूप समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। बात आया समझ में? आ गया होगा। ध्यान से सुनिए। जब कोई
बहुपद किसी अचर संख्या के बराबर हो जाए, किसी अचर के बराबर हो जाए, तब यह रूप समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। समझ में आ गया आपको? ठीक बात है। अब आगे चलिए। ये जो नीला पेन से मैंने लिखा है, ब्लू पेन से, यह बहुपद है। हमने इसको अचर के बराबर कर दिया तो एक समीकरण बन गया। ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण है। तो शुरुआत में ये केवल ये 3x + y एक घात वाला बहुपद था, लेकिन इस बहुपद को हमने समीकरण का रूप दे दिया अचर के बराबर लाकर। हाँ, तो अब यह क्या हो जाएगा? एक घात वाला समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक घात वाला समीकरण। बात आया समझ में? 3x + y = 10, यह कैसा समीकरण हो जाएगा? एक घात वाला समीकरण हो जाएगा। अगर ये 10 मिटा दे बराबर वाला तो क्या हो जाएगा? एक घात वाला बहुपद। लेकिन यह समीकरण का रूप मैंने दे दिया तो क्या पढ़ेंगे इसको? एक घात वाला समीकरण। यह कैसा समीकरण है? तो कहिएगा दो घात वाला समीकरण है। क्या कहिएगा? दो घात वाला समीकरण है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है? 3 है। तो क्या कहिएगा? 3 घात वाला समीकरण। 3 घात वाला समीकरण। हाँ या ना? ये कैसा समीकरण हो जाएगा? 4 घात वाला समीकरण। 4 घात वाला समीकरण। ये क्या हो जाएगा? 5 घात वाला समीकरण। क्या हो जाएगा? 5 घात वाला समीकरण। बताइए मामला सब समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। क्या था? एक बार क्विक रिवीजन। ये जो नीला पेन से मैंने लिखा है यह अपने आप में बहुपद है। ठीक, जब मैंने इसको किसी अचर के बराबर कर दिया तब यह सारा चीज़ क्या बन गया? समीकरण बन गया। इस बहुपद का घात 1 था, समीकरण बनने पर यह एक घात वाला समीकरण बन गया। समीकरण बनने पर यह 2 घात वाला समीकरण बन गया। यह समीकरण बनने पर 3 घात वाला समीकरण बन गया। यह समीकरण बनने पर 4 घात वाला समीकरण बन गया। यह 5 घात वाला समीकरण बन गया। समझ में आया? आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए एक नया बात और समझिए। एक नया बात और समझिए। समझने वाली बात नहीं है, आपको पता है, लेकिन देखिए कोई बराबर है, ज़्यादातर इधर क्या होगा? बहुपद होगा। हाँ या ना? और इस साइड क्या होगा? अचर होगा। होगा कि नहीं? बात को समझिए ना फिलहाल आराम से। इस साइड क्या होगा? बहुपद होगा और इधर अचर होगा। और यही रूप क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। इसी रूप को क्या कहेंगे हम? समीकरण यानी इक्वेशन कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, यह जो बहुपद है यह हमारे बाएं हाथ के तरफ है ना? लेफ्ट साइड है ना, हमारा लेफ्ट साइड तरफ है, तो इसको बोलेंगे दायां पक्ष। ओह सॉरी, बायां पक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बायां पक्ष। क्या बोलेंगे? बायां पक्ष। और ये हमारे दाहिने हाथ की तरफ है, इसको दायां पक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दायां पक्ष। हिंदी में इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष राइट हैंड साइड। इस पेज में जितनी भी बातों को मैंने लिखा है उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। साथियों, समीकरण से संबंधित कुछ नियम हैं, कुछ नियम हैं। चलिए उन नियमों को पहले आप समझिए। पहला नियम क्या है? पहला नियम है प्रत्येक पद अपने जात के पास जाएगा। प्रत्येक पद अपने जात के पास जाएगा। ठीक है, इस बात को समझने में आपको थोड़ी सी कठिनाई आई होगी। फिलहाल आप इसको बस जहन में रखिए, अभी इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए।
प्रत्येक पद अपने जात के पास जाएगा। ठीक बात है। चर है तो चर के पास जाएगा, अचर है तो अचर के पास जाएगा। बात खत्म। ठीक। दूसरा बात समझिए, जब कोई पद धनात्मक है, पॉजिटिव हो, जब कोई पद धनात्मक हो और उसे बराबर के दूसरी तरफ जाना हो, जब कोई पद धनात्मक हो और उसे बराबर के दूसरी तरफ जाना हो, तब वह पद ऋणात्मक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऋणात्मक बन जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। बात आया समझ में? दूसरा, जब कोई पद ऋणात्मक हो और बराबर के दूसरी तरफ जाए, तब वह पद धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तीसरा बात, जब कोई पद गुना में हो, किस में हो? गुना में हो, और वह बराबर के दूसरी तरफ जाए, तब वह पद भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। जब कोई पद भाग में हो और वह बराबर के दूसरी तरफ चले जाए, तब वह गुना में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा। जोड़ इधर से उधर गया घटाव में, घटाव इधर से उधर गया जोड़ में, गुना बदलेगा भाग में, भाग इधर से उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। उम्मीद है आपको ये दोनों बात, ये बात और ये बात समझ में आ गया होगा। पहले वाले बात में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, कोई बात नहीं, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन इस बात को समझने में दिक्कत नहीं आया होगा। थोड़ा बहुत आ भी रहा होगा, कोई बात नहीं। आगे जैसे जैसे समय गुजरेगा आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमें समीकरण को हल करना है। क्या करना है? समीकरण को हल करना है। ये भी समीकरण है, 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 ये भी समीकरण है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे जो इनका दिमाग एक्स्ट्रा चलता है, तेज चलता है, वो झट से ये भी बता देंगे ये समीकरण एक घात वाला है। बता देंगे कि नहीं? हाँ, फिलहाल उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें समीकरण को हल करना है। आप पहले समझिए समीकरण को हल करने का मतलब क्या है। समीकरण को हल करने का अर्थ क्या है, तो ध्यान से समझिए। समीकरण को हल करने का अर्थ होता है समीकरण में उपस्थित चर का संख्यात्मक मान बताना। समीकरण में उपस्थित चर का संख्यात्मक मान बताना समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, समीकरण में उपस्थित चर का संख्यात्मक मान बताना समीकरण का हल कहलाता है। समझ में कम आया होगा, कोई बात नहीं, समझिए आप। देखिए, समीकरण को हल करना है, तो समीकरण को हल करने के लिए मैंने आपको दो नियम बताया था। ध्यान से देखिए, तो क्या यही दो नियम है? इन दोनों को आप पहले कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप मिलाते जाना। देखो चुपचाप, इस समीकरण को बहुत ध्यान से देखना। x क्या है? अपने आप में चर है। ठीक। 3 क्या है? अचर है। बराबर ये 5 क्या है? अचर है। पहला नियम मैंने बताया था, प्रत्येक पद अपने जात के पास जाएगा। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये अचर है। तो अचर अचर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिएगा जाएगा। ठीक बात है। तो x 5, ध्यान दीजिए, ये 3 बराबर के उस साइड जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। जब कोई पद धनात्मक हो, बराबर के दूसरी तरफ जाए तो वो ऋणात्मक हो जाता है।
प्लस उधर जाके माइनस में बदल जाता है। ऐसा मैंने बताया है कि नहीं बताया है? बताया है। तो x का मान क्या हो जाएगा? 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो समीकरण का हल निकल गया। समीकरण में उपस्थित चर का मान 2 आया। समीकरण में उपस्थित चर का मान 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। जांचने के लिए आप x की जगह 2 रख दीजिए। x की जगह क्या रख दीजिए? 2 रख दीजिए। जब आप x की जगह 2 रखिएगा तो 2 + 3 क्या हो गया? 5। इधर भी 5। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। अर्थात आपने जो x का मान निकाला है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। एक निवेदन या रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं इस चीज़ को बहुत आराम से सिखा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे बता रहा हूँ, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन सीखिएगा। हर बात को मैं एकदम बारीक से बारीक ध्यान देते हुए पढ़ा रहा हूँ, है ना? चलिए दूसरा सवाल, x + 7 बराबर है 11 के। तो आपको पता होगा 11 लिख दीजिए, अचर है, एक जात है, ये दोनों एक जात है, ये उधर चला जाएगा। चला जाएगा, हाँ। 7 प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x का मान क्या निकल गया? 11 में से 7 चला जाएगा, 4 बचेगा। तो x का मान 4 हो गया। x का मान क्या हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर आइए, एक जात है दोनों, है या नहीं है? तो एक जात को एक जात पास लेकर जाइए, क्या हो जाएगा? 4 तो यहाँ रहेगा ही, ये -3 बराबर के उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। +3 हो जाएगा, हाँ। तो y का मान क्या हो जाएगा? 4 3 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात आया समझ में? आ गया होगा। आगे चलिए, आगे चलिए। 3x बराबर है 18 के। 3x बराबर है 18 के। तो ये अचर है, देखो ये चर है x अपने आप में, और ये अपने आप में चर है। माफ़ी चाहेंगे, ये अचर है, ये चर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच गुना का संबंध है, और ये बराबर है 18 के। तो अचर जो है, अचर जो है, अचर के पास जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल, ठीक है। x 18, 3 तो इसके साथ गुना में न संबंध है जी। 3 x के साथ कैसा संबंध रखा है? गुना का। और ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। 18 को 3 से भाग देंगे तो आंसर 6 आएगा। यानी इस समीकरण के चर का मान 6 है। चर का मान 6 है। यह मान सही निकला कि गलत निकला, आप इसको समीकरण में रख दीजिए। x के जगह 6 रखिए, 6 × 18। लेफ्ट हैंड साइड का मान 18 है, राइट हैंड साइड का मान 18 है। मतलब हमारा समीकरण का हल जो 6 आया है वो बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ पर 4z बराबर -24। तो z बराबर क्या हो जाएगा? -24 बटा 4 बटा 4। 4 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। 4 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है। z के साथ गुना में था तो इधर आ गया भाग में, और यह अपने आप में धनात्मक है। 4 से 24 कट जाएगा 6 बार में, ठीक। माइनस को यदि हम प्लस से भाग देंगे तो आंसर माइनस का आएगा। आंसर माइनस का आएगा। तो -6 इज द राइट आंसर। इस समीकरण का हल -6 है। समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आइए, p/2 = 14। यानी यहाँ देखिए 2 गुना में है, माफ़ी चाहेंगे भाग में है। 2 किस में है? भाग में है। बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या में बदल जाएगा? गुना में बदल जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 14 × 2। p बराबर 14 दूना 28। 14 दूना 28। इस समीकरण का हल क्या है? 28 है। यदि इसको हम समीकरण में रखेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। आप रखकर भी देख सकते हैं। हो गया।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए 7वां प्रश्न देखिए। ये भी अचर है, ये भी अचर है, दोनों एक पास रहने का कोशिश करेगा, तो आप 4 को बराबर के उस साइड लेके चले जाइए। तो q बराबर क्या हो जाएगा? -6 पहले से है, ठीक। और ये -4 यहाँ पर भाग के रूप पे है, उधर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, गुना -4, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे देखिए -4 है ना, उधर जाएगा तो प्लस का नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल जो है ना भाई भाग में है, ठीक है। बराबर के उस साइड जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, इसके अपने आप का जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। बात आया समझ में? हाँ। तो 6 चौके क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस को गुना करेंगे माइनस से तो आंसर प्लस का रहेगा। अमूमन आगे प्लस हम लिखते नहीं हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यू का मान धनात्मक 24, ठीक है। ठीक, यहाँ देखिए 8 बराबर है r + 3 के। तो कुछ लोगों को यहाँ गड़बड़ हो गया होगा, वो लोग सोचते होंगे कि सर ऐसा ना लिखना चाहिए, r + 3 = 8, ऐसा ना लिखना चाहिए। कोई बात नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर आगे पीछे दे सकते, चीज़ तो सेम ही है ना। देखिए ये अचर है, ये भी अचर है, तो अचर अचर के पास जाएगा, 8 है, ये प्लस का 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 3 बदल जाएगा, बराबर का r रहेगा। 8 में से 3 जाएगा 5, r का मान कितना आया? 5। 5 बराबर r बोलिए या r बराबर 5 बोलिए, बात सेम ही है। इस समीकरण का आंसर क्या हो गया? 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। आगे आइए, इस सवाल को देखिए, यहाँ आपका थोड़ा सा टेस्ट होगा। देखिए क्या करना है इसमें, ये अचर है, ये भी अचर है, तो अचर अचर के पास जाएगा, ठीक है। तो 2x बराबर 3 + 1 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3 जोड़े 1 4 हो जाएगा। ये भी अचर है, ये भी अचर है, तो अचर अचर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलिएगा जाएगा, ठीक है। तो ये अचर चर के साथ गुना में संबंधित है, गुना से संबंध रखता है, हाँ या ना? यानी इन दोनों के बीच कैसा संबंध है? गुना का। ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में बदल जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 4/2, इसलिए x बराबर 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। इस समीकरण का हल क्या है? 2 है। समझ में आया? आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, 3t + 4 = 19। 3t रह जाएगा, पहले 4 उधर जाएगा, 19 प्लस का 4 बराबर की उस साइड जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 3t बराबर 19 में से 4 जाएगा, 15 बचेगा, हाँ या ना? t बराबर क्या हो जाएगा? 15/3 हो जाएगा, गुना में था, बराबर की साइड आएगा, भाग में बदल जाएगा। t का मान 3 × 5 = 15, 5 बार में, तो t का मान क्या आ गया? 5 आ गया। इस समीकरण का हल क्या है? 5 है। आइए आज का अंतिम प्रश्न, यहाँ पे ये अचर है, ये अचर है, अचर अचर के पास जाएगा, तो 6p बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस का 11 हो जाएगा, प्लस का 11 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, ठीक बात है। 6p बराबर क्या हो जाएगा? 7 रुपये कमाई है, कुछ नहीं तो आगे प्लस है, 11 रुपये खर्चा है, तो मतलब आप अभी भी 4 रुपये कर्ज में हैं, ठीक। p बराबर क्या हो जाएगा? -4/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ। 6 अपने आप में प्लस में है, बोलिएगा हाँ। 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, p का मान क्या आया? 2/3, चिन्ह क्या रहेगा? माइनस को जब हम प्लस से भाग देंगे तो आंसर माइनस का रहेगा।
तो P का मान -2/3 हो गया। ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक। चलिए आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और एक आप कुछ सुझाव देना चाहें हमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में यह भी लिखें कि आप वीडियो किस शहर किस राज्य से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।